नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। आप देख रहे हैं डायलॉगस। मैं आपके पास खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं, बात टके की। इसमें आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड पर और भारत की ऐसी पॉलिसी पर जो इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे बढ़ावा दे। एफटीए हो, बायलैटरल एग्रीमेंट हो, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हो, कुल मिलाकर हम स्टॉक टेकिंग करेंगे आज कि साल के तीसरे क्वार्टर ख़त्म होने तक और कैलेंडर ईयर का खात्मा हो चला है। ऐसे में भारत का ट्रेड किस मोड़ पर खड़ा है? टारगेट पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? पिछले साल से ज़्यादा तो हो जाएगा, लेकिन जो टारगेट था $1 ट्रिलियन का, वो क्या पूरा हो पाएगा? क्या चिंता की बात कहाँ है? क्या यूएस ट्रेड एग्रीमेंट, जो ट्रेड टैरिफ एग्रीमेंट है, क्या वो एक अकेला प्रॉब्लम है इस एरिया में, या लगता है कि नहीं उसके अलावा भी छिटपुट इधर उधर बाकी और देशों के साथ हमारे संबंध ऐसे हैं जिसमें कुछ चीज़ें थ्रेश आउट करने की ज़रूरत है? भारत आज ऐसे दौर में खड़ा है जहां वैश्विक व्यापार नए ब्लॉक्स में बटा हुआ है। एक तरफ दुनिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीएस की ओर बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ सवाल ये कि क्या भारत इन समझौतों से कुछ फ़ायदा उठा पा रहा है? सरकार का लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन का ट्रेड हासिल करेंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे कुछ दूर दिख रही है। भारत इस लक्ष्य से पीछे है। एफटीए साइन हो रहे हैं, लेकिन निर्यात नहीं बढ़ रहा। उल्टा कई मामलों में आयात बढ़ने से व्यापार घाटा और गहरा होता संभव दिख रहा है। क्या भारत को एफटीएस गलत दिशा में ले जाएगा, या एफटीएस समय का डिमांड है जब दुनिया में मल्टीलेटरल एग्रीमेंट इतना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट यील्ड नहीं कर रहे हैं? तो क्या हम गलत सेक्टर्स को बचा रहे हैं? क्या हम गलत सेक्टर्स को खोल रहे हैं? इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ अजय श्रीवास्तव साहब हैं, जो जीटीआरआई के बॉस हैं। इस देश में ट्रेड में इनसे ज़्यादा कोई और जानकार है नहीं। हमारे साथ नीलंजन बानिक साहब हैं, जो प्रोफेसर हैं महिंद्रा यूनिवर्सिटी में। इन दोनों पे बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड पे, खासकर तब जब भारत एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां लगभग बातचीत, जो यूएस के साथ बातचीत है, वो एक ऐसे मोड़ पे है जहां पे दोनों अभी चुप्पी साधे हुए हैं। मेरे ख्याल से लगभग डॉक्यूमेंट तैयार है, देखते हैं कितने दिन में अनाउंस होता है। अजय जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू पवन जी। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि क्या अभी जब हम लोग खड़े हैं आज दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, ट्रेड संतोषजनक है? इंटरनेशनल ट्रेड संतोषजनक है, या आपको लगता है कि नहीं? क्योंकि 3 महीने अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, कैचअप भी कितना करेंगे, तो लगता है कि नहीं, बहुत सिचुएशन निराशाजनक है। देखिए, ये समझने के लिए हम ट्रेड को 2 पार्ट में बांटते हैं। जी। हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हम्म। तो गुड्स का एक्सपोर्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर जो 25 था, हम्म। इसका मतलब अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक, वो हम्म। $438 बिलियन था। अब अगले फाइनेंशियल ईयर में, जो FY26 हम बोलते हैं, जी। उसमें करीब करीब इतना ही रहेगा या 2-4 बिलियन कम रहेगा। अभी हम्म। तक का ये अनुमान मिल रहा है। तो जी। मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट्स है उसमें बढ़त नहीं मिलेगी। हम्म। सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट था वो लास्ट फिस्कल में था $387 बिलियन। हम्म। वो 400 बिलियन के ऊपर जाने की संभावना है। तो हम्म। मोटा मोटा अगर दोनों को हम टोटल करें तो $825 बिलियन लास्ट ईयर का रहा गुड्स और जी। सर्विसेज का। हम्म। इस साल 840 से $850 बिलियन के आसपास मिलेगा। तो थोड़ा सा बढ़ेगा सर्विसेज की स्ट्रेंथ पर। लेकिन अगर हम कहें कि हमारा टारगेट 1 ट्रिलियन था, तो उससे तो हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे। हम्म। तो ये है। और इसमें लेकिन बहुत ज़्यादा कोई मैं ये कहूँगा कि हमें अपने को दोष देने की ज़रूरत कम है। पूरी अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं, देश बाई देश में, अमेरिका हम्म। से, यूरोप से, हम्म। मैक्सिको से, चाइना से, ऐसी बन रही हैं कि काफ़ी प्रेशर है पूरी दुनिया के एक्सपोर्टर्स पर। नहीं, इंडिया का ट्रेड वीज़ावी इंटरनेशनल ट्रेड, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि पूरी जो लोग भी एक्सपोर्टर्स हैं, इंडिया के हम्म। एक्सपोर्टर्स हैं या पूरी हम्म। दुनिया के एक्सपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है, क्योंकि हम्म। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री प्रोटेक्शनिस्ट हो चले हैं। नीलंजन, हम लोग मल्टीपल एफटीएज कर रहे हैं, मतलब काफ़ी एफटीएज तो इस साल हुए। पता नहीं, मुझे ये पूछना जल्दबाजी होगी, पर फिर भी सवाल क्योंकि रेलिवेंट है तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो एफटीएज हम लोग कर रहे हैं उसका फ़ायदा एक्सपेक्ट करना थोड़ा जल्दबाजी है, या लगता है कि उसका हमने एफटीएज तो किया लेकिन उसका फ़ायदा मिलता हुआ दिख नहीं रहा है? ऐसा है क्या?
फॉर आंसरिंग दिस, आपको 2002, 3, 2003, 4 में आपको ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये 2 साल जो था इंडिया का ट्रेड हिस्ट्री में हमारा सरप्लस हुआ था, जी। मोस्ट ऑफ द अदर इयर्स इंक्लूडिंग राइट नाउ व्हेन वी आर स्पीकिंग, हम लोग घाटे में चल रहे हैं, ठीक है। तो जब 2002 और 2003 में हमारा सरप्लस हुआ था, तब आप देखेंगे देयर वाज ए रश टू साइन ऑन द एफटीए। मतलब हमारा साथ जितना भी एफटीए हुआ था उस जमाने में 2004-5 अप टू 2007 तक हो रहा था। जी। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, और जो देखा गया, बिकॉज वी साइन द एफटीए, हमारा जो डेफिसिट है वो 2011-12 में सबसे ज्यादा हो गया था। तो उसी के बाद गवर्नमेंट थोड़ा संकुचित हो गया। वो बोला दैट एफटीए साइन करने के लिए, क्योंकि हमारा जो गुड हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे वो लो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव थोड़ा गुड था, एंड वी वेर गेटिंग फ्लडेड विथ हाई टेक्नोलॉजी इंटेंसिव गुड। यहाँ पे आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमारा 6 टॉप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आइटम लेते हो, वो बेसिकली हम लोग बोलते हैं इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड टाइप है। ये आइटम कौन सा आइटम है? हमारा सबसे ज्यादा आइटम्स होता है क्रूड ऑयल। हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल और एक्सपोर्ट करते हैं रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हम लोग इंपोर्ट करते हैं इंजीनियरिंग गुड्स, एक्सपोर्ट भी करते हैं इंजीनियरिंग गुड्स। हम लोग इंपोर्ट करते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक्सपोर्ट करता है जेनेरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो जो देखा जा रहा था, आफ्टर वी हैव साइंड द एफटीए विद मोस्ट ऑफ द अदर एशियन कंट्रीज, हमारा चाइना के साथ जो डेफिसिट था वो हैज इंक्रीज बाय लिप्स एंड बाउंड। बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या किया, 2015-16 के बाद हम लोग फिर से वी काइंड ऑफ बिकम इंट्रोवर्ट। मतलब टैरिफ थोड़ा बढ़ा दिया गया, बिकॉज आवर थिंकिंग वाज, बिकॉज वी साइंड एफटीए, हमारा घटती ज्यादा हो गया, ठीक है। अभी वो चल रहा था आफ्टर कोविड। कोविड के बाद नाउ वी आर इन ए डिफरेंट सिचुएशन। अभी ट्रम्प का टैरिफ भी आ गया। As Ajay Sahab was mentioning, that most of the countries have now become more protectionist, in particular after COVID. तो जो देखा गया that अभी हम लोग एफटीए साइन कर रहे हैं, इसमें 2 पहलू है। एक है हम लोग जो ट्रम्प ने हमारा ऊपर, अच्छा अभी जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आल्सो एक्सपोर्ट आइटम। एक तो है प्राइस सेंसिटिव आइटम्स। प्राइस सेंसिटिव आइटम्स क्या होता है? जैसे लेदर फुटवेयर हो गया, जैसे आपका टेक्सटाइल हो गया। नहीं, पर नीलंजन, हम ये कह रहे हैं कि जो जब हमें फ़ायदा नहीं दिख रहा है, जैसे ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया हमारा, एफटीए जैसे ग्रो किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो जो हम साइन कर रहे हैं तो मतलब एफटीए साइन करने के बाद भी प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच है हमारा, या आपको लगता है कि एफटीए हमारा जो स्ट्रक्चरली फ्लॉड है? नहीं, अगर हम लोगों का जो मैंने बोला, टेक्नोलॉजी, हमारा कंटेंट ऑफ और एक्सपोर्ट अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो फिर से घाटी में जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का मतलब क्या है? आप कंप्यूटर इंपोर्ट कर रहे हो, फिर कंप्यूटर एक्सपोर्ट कर रहे हो। जैसे गाड़ी में होता है, आप फोर्ड इंपोर्ट कर रहे हो, महिंद्रा एक्सपोर्ट कर रहे हो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें उसी कंट्री का फायदा होता है जिसके पास अच्छा टेक्नोलॉजी होता है। अभी जो हो रहा है, आप एप्पल आईफोन ही ले लो। अभी बहुत सारा स्टडी हुआ है जहां दिखाई दे रहा है वैल्यू एडिशन जो होता है एप्पल आईफोन का, इंडिया में बहुत कम वैल्यू एडिशन होता है, क्योंकि इंडिया में बेसिकली वो असेंबली होता है, ठीक है। अगर हम लोग किसी तरह से अगर अपना चिप नहीं बना पाए, आपका जैसे आपको आईफोन में जो चिप यूज होता है ऑलमोस्ट 80% इज कमिंग फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू एडिशन होता है, जो मुनाफा होता है, वो बाहर का कंट्री में चला जाता है। तो ये एफटीए साइन करने का एक ही फायदा हो सकता है, जैसे प्राइस सेंसिटिव आइटम के ऊपर जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, जो शुल्क लगाया है, अगर हम लोग जैसे ओमान के साथ हो गया, न्यूजीलैंड के साथ हो गया, वहां पे अगर ये प्राइस सेंसिटिव आइटम पुश कर सकते हैं, क्योंकि वो टैरिफ के अंदर हम लोग प्राइस इनकॉम्पिटिटिव हो जाता है, वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहता है। सो उस तरीके से देखने से ये हेल्प होगा। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी देखते हो जहां इट इज मोर इनकम सेंसिटिव, वहां पे हमारा जो एक्सपोर्ट कंटेंट है उसको मैं
सर्विसेज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मार्केंडाइज एक्सपोर्ट के बारे में बोल रहा हूँ। उसका अगर टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं बना सकते हैं, बेसिकली यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एट अ चीपर प्राइस सो एज टू कैप्चर द वर्ल्ड मार्केट। तो वो हम लोगों को करना चाहिए। वो कैसे करेंगे? वो गवर्नमेंट पॉलिसी के द्वारा करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है नीलांजन। एफटीए का फायदा उठाने के लिए सबसे जरूरी है। अजय जी, हम लोग क्या जो राइट एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, खासकर एफडीए जब हम लोग निगोशिएट करते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई करने में हम लोगों से गलती होती है, या लगता है कि या फिर मैं वही आधा सवाल जो नीलांजन से पूछा था वही पूछा था कि जो एफटीए जब साइन हुए हैं उसका अभी मतलब दी यील्ड रिजल्ट इज येट टू कम, और इसमें या फिर इस साल में उसका डिविडेंड नहीं ही आना था। तो 2021 से और 2-3 दिन पहले तक हमने 7 एफटीए साइन किए हुए हैं। जी। ये बहुत छोटा पीरियड है पता करने के लिए कि एफटीए कैसे हो रहे हैं। सपोज किसी चीज में टैरिफ 20% है, हम उसको एकदम से जीरो नहीं करते हैं। काफी चीजों में हम ओवर द इयर्स 5 साल में 6 साल में जीरो करते हैं। तो ये बहुत छोटा टाइम फ्रेम है बताने के लिए कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी। जहां तक प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात है, देखिए एफटीए में ऐसा होता है कि आपको 85 to 90% जो प्रोडक्ट हैं उनमें आपको टैरिफ कट्स देना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट में आप टैरिफ कट देते हैं, एक्सेप्ट कुछ सेंसिटिव आइटम है जैसे एग्रीकल्चर है या इस तरह के कुछ आइटम है उनको छोड़कर। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन जैसा कोई उसमें ऑप्शन रहता नहीं है, आपको ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट एक्सेप्ट सेंसिटिव प्रोडक्ट ऑफर करने पड़ते हैं। तो एफटीए में देखिए, एफटीए का क्या हो रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ही क्लेवरली जो है अपने टैरिफ लो रखे, लेकिन जो हम चीज़ें बनाते हैं जैसे कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, गारमेंट्स हैं, टेक्सटाइल्स है, लेदर है, हैंडीक्राफ्ट है, उनमें उनकी टैरिफ हाई रहती है। अब अगर हम उनके मार्केट में जाते हैं तो हमें हाई टैरिफ मिलता है, लेकिन जिन लोगों ने एफटीए कर लिया उनको जीरो टैरिफ मिलता है। जैसे वियतनाम को जीरो मिलता है, हमको हाई मिलता है। तो अगर हम यूरोपियन यूनियन से करते हैं, हमने जैसे कि यूके से किया है या स्विट्जरलैंड से किया है, तो ये सब फायदे होंगे वहां पर। कितना फायदा होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फायदे तो हैं। नीलांजन, मुझे याद है एक, जैसे जब एफटीए की बात करते हैं तो आता हूं मैं आप आरसेप पे आता हूं। जैसे नीति आयोग के सीईओ ने पिछले 6 महीने में 2 बार भाषणों में बोला कि आरसेप से बाहर निकलना भारत के लिए बहुत भारी गलती थी। तो अगर हम देख रहे हैं कि एफटीए जैसे जो अभी आप कह रहे थे कि एफटीए पे बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, हिंदुस्तान को बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, उसमें और निगोशिएशन की गुंजाइश ढूंढनी चाहिए, स्पेशली दी जो प्रोडक्ट के जो वेरिएशंस हैं। क्या आरसेप से बाहर रहना मतलब आप उससे एग्री करते हैं? अभी हमको उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ये आरसेप का जो बात आप बोल रहे हो, यहाँ पे मैंने जैसे बोला, अचानक घाटी ज्यादा क्यों हो गया था? क्योंकि चाइना वाज एबल टू फ्लडेड आवर मार्केट। अभी अगर चाइना का आप एक्सपोर्ट फिगर लेते हो, इट इज ऑलमोस्ट जो ऑलमोस्ट टचिंग $4 ट्रिलियन, जहां मतलब ऑलमोस्ट द साइज ऑफ आवर इकोनॉमी। ठीक है, हमारा इज वी आर ऑलमोस्ट लाइक 10%, मे बी लेस देन दैट ऑफ चाइना। ठीक है, अभी चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी कंटेंट है, इन पर्टिकुलर इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, इन पर्टिकुलर इन इंजीनियरिंग आइटम्स, in particular in transport items, for us to compete with them just because of scales, just because they started early in terms of microchips manufacture or rare earth magnet manufacturers, uska productivity is much higher, and therefore हमारे लिए जो जरूरी है, एक तो बाहर फोकस करना, वो तो आपका नेगोशिएशन के ऊपर निर्भर करता है, सरकार कैसे नेगोशिएट कर रहा है। ठीक है, अगर आप लो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव आइटम लेते हो, जैसे अजय साहब ने बताया, लेदर फुटवेयर्स, गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, वहां आपको ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगता है, वहां टैरिफ है कि नहीं है वो मैटर करता है। और एक चीज मैं बुलाना चाहता हूँ, ये जो जितना भी डेवलप कंट्रीज है ना, वो पहले टैरिफ इंपोज करता था, अभी और एक्स्ट्रा टैरिफ मेजर्स भी इंपोज कर दिया। जैसे आपको एक्सपोर्ट करने के लिए वो देखेगा आपका कितना कार्बन क्रेडिट हो रहा है, मतलब कितना आप कार्बन एमिशन कर रहे हो। अगर ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हो टू मैन्युफैक्चर सर्टेन प्रोडक्ट, वो बोलेगा वी आर नॉट गोइंग टू बाई। और फॉर दैट मैटर, अगर आप
मैन्युफैक्चरिंग करते हो विथ चाइल्ड लेबर, वो बोलेगा हम लोग नहीं खरीदेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो विदाउट, ये तो पहले से भी हो रहा था, टैरिफ मेजर और नॉन टैरिफ मेजर, हाँ, नॉन टैरिफ मेजर्स निरंजन, अभी दैट हैज बिकम मच मोर, व्हाट आई वुड से, मच फ्रिक्वेंट। मोर प्रोमिनेंट, या। हाँ। तो वो लोग क्या करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन लॉबिंग कितना हो रहा है अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, वो एक ऐसे ऐसे नॉन टैरिफ मेजर्स, जैसे लेबर हो गया, जेंडर हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ये सब लगा 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 रहा है। तो इन एडिशन टू नेगोशिएट ऑन टैरिफ, मेरा मानना है ये सब एक्स्ट्रा टैरिफ मेजर्स में भी सरकार को नेगोशिएट करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू जो है, सरकार को ध्यान देना पड़ेगा हमारा जो अपना खुद का एक्सपोर्ट है, जैसे हम्म। इंजीनियरिंग आइटम्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, उसको प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए। आपको एक आंकड़ा देता हूं। हम्म। अगर आप आईएलओ का प्रोडक्टिविटी स्टैटिस्टिक्स देखते हो, यूएस का प्रोडक्टिविटी है $88 पर आवर, दिस इज एडजस्टिंग फॉर द कॉस्ट ऑफ डिफरेंस इन लिविंग। वहां पे हमारा प्रोडक्टिविटी दिखाई दे रहा है $8 पर आवर। सो यूएस प्रोडक्टिविटी इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स द इंडियन प्रोडक्टिविटी। एंड बिकॉज ऑफ दैट, in some of the agricultural items, for instance milk ले लीजिए, मिल्क में वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, बट अगर आप एक्सपोर्ट देखते हो, हालांकि डोमेस्टिक कंजम्पशन ज्यादा होता है मिल्क में, बट इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट वी आर nowhere, you know। सेम विथ राइस, विथ एनी अदर एक्सपोर्टेबल आइटम्स अगर देख ले। सो बेसिकली मैं जो बोल रहा हूँ, एक तो ठीक है आप नेगोशिएट कर रहे हो, दूसरा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा जो एक्सपोर्ट का जो टेक्नोलॉजी और द प्रोडक्टिव कंटेंट है उसको बढ़ाना चाहिए, सो एज टू मेक आवर प्रोडक्ट मच मोर कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट। नहीं तो हम चाइना जैसे आप बोले हो आरसीपी जी। के रहते हुए वी कैन एक्चुअली बेनिफिट, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इनफैक्ट लेट मी ऑल्सो टेल यू जी। वन थिंग, जी। गलवान के बाद जब गवर्नमेंट ने चाइना के ऊपर इतना टैरिफ बैठाया, इन जी। स्पाइट ऑफ दैट चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट देखिए, इट ऑलवेज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। व्हाई? दैट पॉइंट्स आउट टू दिस सिंपल रीजन, हाँ। that in terms of the price competitiveness, be it because of labor productivity, be it because of technology content, we are far behind China. अभी हम लोग बात कर रहे हैं बहुत एक्टिवली, चिली से बात कर रहे हैं, पेरू से बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत एडवांस स्टेज में तो बात नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी रीजनेबल लेवल पे बात पहुंची है। क्या सतर्कता बरतने की ज़रूरत है अगर हम साउथ अमेरिका के और देशों के साथ एफटीएज पे जाएंगे, और शुरुआत करेंगे अगर पेरू और चिली से, तो यहाँ पे? तो देखिए, चिली के साथ में ऑलरेडी हमारा एक छोटा सा ट्रेड एग्रीमेंट है, जी। और वहाँ से कॉपर और काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी हमें मिल रही हैं। हम्म। और तो चिली के साथ में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चिली का जो प्रोडक्ट रेंज है बहुत ही नैरो है, हम्म। और जनरली वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल देते हैं, कॉपर जी। जैसे, टिन जैसे, लिथियम हम्म। जैसे, जो हमारे हम्म। काम के हैं। तो चिली के साथ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। पेरू की प्रॉब्लम ये है कि जो करीब 80 to 90% इम्पोर्ट इंडिया का जो है पेरू से, वो गोल्ड है। हम्म। गोल्ड में हम ड्यूटी रिडक्शन दे नहीं सकते हैं, क्योंकि गोल्ड इज ऑलमोस्ट अ मॉनेटरी हम्म। थिंग फॉर इंडिया। तो कैसे पेरू का कंक्लूड करेंगे? जैसे कि हमने एफ्टा जो स्विट्जरलैंड से किया, हमने गोल्ड को हटा दिया, हमने गोल्ड को जी। कंसीडर नहीं किया है। तो वैसा हम्म। कुछ करेंगे तो ट्रेड तो वैल्यू कुछ बचेगी नहीं पेरू के हम्म। साथ में। फिर उनके साथ करिए या ना करिए, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो गोल्ड प्रॉब्लम है पेरू के साथ में, बाकी चिली के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रेड मतलब उस जगह पे पहुंच गया है जिसको जो रुकावट कहेंगे, या थोड़ी एक समय के लिए स्थिरता आ गई है। जैसे एग्जांपल देता हूं, अभी इंडिया यूएस ट्रेड में अभी आप अभी क्या एक्सपेक्ट करते हैं? चलिए एफटीए से थोड़ा सा हट जाते हैं। अभी क्या लगता है आपको, कितने टाइम में हो जाएगा? अभी 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, पूरा फाइनेंशियल ईयर निकल जाएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि जो संकेत हैं अजय जी, उसके हिसाब से कॉमर्स मिनिस्ट्री अपना सब कुछ फाइनल करके बैठी हुई है। शायद पीएम के इंटरवेंशन का इंतज़ार है, शायद यूएस के प्रेसिडेंट के इंटरवेंशन का इंतज़ार है। वो अगर अभी भी हो जाएगा तो क्या कुछ सॉलेस लेके आएगा बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर? देखिए, हमें नुकसान तो हो गया है 50% टैरिफ का। हम्म। हमारा मई और नवंबर के बीच अगर एक्सपोर्ट डेटा कंपेयर करें, तो हम्म। करीब 21% हमारा डाउन है यूएस को हम्म। एक्सपोर्ट्स। हम्म। हम्म। तो हमें नुकसान तो हुआ है ये 50% टैरिफ का। हम्म। और ये नुकसान और अधिक बढ़ेगा अगर ये डील
अधिक डिले हुआ है, क्योंकि अभी बायर्स और सेलर थोड़ा थोड़ा अपना नुकसान सह के तब भी ट्रेड कंटिन्यू कर रहे हैं थोड़े बहुत हम्म नुकसान के साथ में। हम्म लेकिन अगर ट्रेड डील उनको ये अभी आशा है कि 2-3 महीने में हो जाएगा, मान हम्म लीजिए वो आशा टूट जाती है, एक साइड अनाउंस करती है ट्रेड डील नहीं करना है, तो हम्म फिर एक्सपोर्ट काफ़ी नोज डाइव करेगा। हम्म पहली बात तो ये है। दूसरा, कब होगा इस बारे में ऑफिशियली दोनों साइड से कोई भी हमें डिटेल्स नहीं अवेलेबल हैं। लोग अपने हम्म अपने गेसेस लगाते कयास हैं। लगा रहे हैं। जी, दोनों हम्म साइड के ऑफिशियल्स भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं कि अभी हो जाएगा, मार्च तक हो जाएगा, लेकिन लेकिन ऐसा लगता है कि नेगोशिएटर्स में सहमति बन गई है क्या लेन देन होना है, हम्म और सारा कुछ ट्रम्प साहब की टेबल पर है। उनका जब दिल करेगा तब वो अनाउंस करेंगे, या फिर डिले करेंगे तो थोड़ी नई नई डिमांड्स जोड़ते जाएंगे जिसके बारे में हमें हम्म आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा। जी। नीलंजन, जो हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ विजन जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये हम क्या उसका हम लोग वो लैग करते हैं, हमारे पास वो नहीं है, एक्सपोर्ट लेड जो ग्रोथ विजन है वो नहीं है हमारे पास। या आपको लगता है कि जो ट्रेड पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बीच जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, वो शायद उसमें कहीं दिक्कत हमें आती है? देखिए, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ। अभी जो ट्रेड पॉलिसी है, ट्रेड हम्म पॉलिसी में टिपिकली उसमें एक्सचेंज रेट कैसे होना चाहिए, एक्सचेंज रेट को कितना डिप्रिशिएट करना चाहिए, जी। टैरिफ मेजर के साथ कैसे ये करना चाहिए, ये सब आ जाता है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में गवर्नमेंट हालांकि मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ये सब लिया है, हम्म लेकिन आई थिंक देयर इज नीड टू डू मोर कोऑर्डिनेशन। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हम्म अगर आप सोलर पैनल ले लेते हो, ठीक है, सो हम्म सोलर पैनल में क्या होता है आपका, देर आर 5 स्टेजेस, और पहले 2 स्टेजेस में जो इनपुट आता है सोलर हम्म पैनल बनाने के लिए, हम्म उसका टैरिफ वाज काइंड ऑफ हायर, मतलब इट वाज, सो क्या होता था, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरर, एसएमई सेक्टर, जो वो पहला 2 स्टेज का रॉ मटेरियल बना सकता था, वो दे वर नॉट एबल टू डिलीवर ऑन दैट। तो उसमें क्या हो रहा था, टैरिफ लेवल क्योंकि द फाइनल प्रोडक्ट में लो था, जी। जो फाइनल मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पैनल था वो हम्म डायरेक्ट चाइना से खरीद ले रहा था। तो उसमें क्या होता है, मतलब इसको हम लोग इन अ वे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। हालांकि इन द लास्ट बजट द गवर्नमेंट ट्राइड टू reduce some of the problem associated with the inverted duty structure. There is a need to see that जो हमारा इनपुट आ रहा है उसमें टैरिफ कम करके जो फाइनल आउटपुट है उसमें टैरिफ बढ़ाने में जो होता है, इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ज्यादा इन ए ऑर्गेनिक वे प्रोटेक्शन मिल सकता है, हम्म so that they can start हम्म manufacturing. And this हम्म is particularly true for items such as copper, in particularly true for items such as aluminum. So इसमें जैसे बाईसाइकिल प्रोडक्ट ले लीजिए, बाईसाइकिल प्रोडक्ट में फाइनल आउटपुट में टैरिफ इतना ही कम है, हम्म लेकिन जो इंटरमीडिएट इनपुट्स है उसमें टैरिफ ज्यादा है। तो क्या होगा, मतलब आप इवन इफ यू आर ट्राइंग टू हेल्प द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, वो ज्यादा जी। से ज्यादा बाहर से खरीद लेगा ना। तो ये ठीक है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करना चाहिए, एंड जी। ऑल्सो ट्राई टू गिव एन इंसेंटिव टू द इकोसिस्टम, मतलब पर्टिकुलर इकोसिस्टम, जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया। आप वो जैसे, वन गुड थिंग इज वी आर बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पार्क, बट आई थिंक ये जो प्लग एंड प्ले टाइप होता है, that type of benefit should be extended to the small and marginal enterprises, so हम्म that they get access to water, electricity, environment clearance under one single window, you know, वो हम्म बार बार इधर उधर उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा हो जाता है। इनफैक्ट देयर इज अ फेमस इकोनॉमिस्ट कॉल्ड हर्नांडो डी साटो, वो पेरुवियन इकोनॉमिस्ट है। वो हम्म दिखाया गया, फॉर द इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिटिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। हमारा जो बिजनेस का कॉस्ट होता है, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो उसमें जो कॉस्ट होता है, वो अगर आप इफ यू कैन ब्रिंग डाउन, एक तो हो गया जी। टेक्नोलॉजी, द अदर है द प्रोसीड्यूरल बॉटलनेक्स, द प्रोसीड्यूरल कॉस्ट, वो अगर आप थोड़ा कम कर देते हो जी जी। उसमें आपका फायदा होता है।
अजय जी साहब, लास्ट के दो सवाल पूछ लेते हैं। अजय जी, मैं ये कह रहा था कि एफटीएज आप कह रहे हैं कि बड़ा जो एफटीएज अभी इस साल किए हैं बहुत इजी से आप उसका अभी मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसके लिए टाइम ज़्यादा अभी गया नहीं, लिहाजा ये सही तरीका नहीं होगा वेट करने का। पर जो हालात अभी दिख रहे हैं सर, यूएस ट्रेड टैरिफ के अलावा भी जो दुनिया भर का जो ट्रेड का जो डायनेमिक्स है वो बिल्कुल चेंज होता दिख रहा है जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से। ऐसे में मल्टीलेटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसकी महत्ता घट जाती है, एफटीएस की महत्ता बढ़ जाती है, और अगर बढ़ जाती है तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा हमें बार बार सुनने में आता है कि जो मल्टीलेटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूटीओ स्पेशली, हम्म। उसका यूएस सारे रूल्स वायलेट कर रहा है, उसकी पावर हम्म। कम हो गई है। बात एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं कि जो ट्रेड करेंटली आज के दिन में जो फ्लो कर रहा है दुनिया में जी। डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, हम्म। उसमें अमेरिका को छोड़कर बाकी सारे देश जो है डब्ल्यूटीओ में जो कमिटमेंट दिए थे उनको फॉलो करते हुए ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा करीब 85% जो दुनिया का ट्रेड हो रहा है आज भी डब्ल्यूटीओ कंपेटिबल टैरिफ जो हैं, जो कंट्रीज ने एग्री उनमें हो रहा है। तो हम्म। डब्ल्यूटीओ बिल्कुल अच्छी तरह से वैलिड है। हम्म। डब्ल्यूटीओ में क्या नहीं हो रहा है कि वो नए एग्रीमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, अगर हम्म। डिस्प्यूट है तो वो सेटल नहीं हो पा रहा है। लेकिन ट्रेड आज भी मैक्सिमम ट्रेड डब्ल्यूटीओ रूल्स के अंदर हो रहा है, नंबर वन। नंबर हम्म। टू, आगे और गतिरोध शायद चलेगा, डब्ल्यूटीओ में नया काम नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन हम्म। बाकी कंट्री अब तक फॉलो करते रहते हैं डब्ल्यूटीओ कमिटमेंट, तब तक सब ठीक रहेगा। हमें क्या करना चाहिए? तो एफटीए देखिए, इवन जब कोई गतिरोध नहीं था हम्म। तब भी जो मैक्सिमम ट्रेड हो रहा था, करीब 80% ट्रेड एफटीए के बाहर हो रहा था। एमएफएन जो डब्ल्यू ट्रेड उसमें हो रहा था। जो प्रेफरेंशियल ट्रेड होता है एफटीए का 20% से कम होता है। तो हम जितना भी एग्रीमेंट कर लें वो 20, 22, 25% ही ट्रेड कवर करेगा, रेस्ट आपका नॉर्मल एमएफएन टैरिफ में रहेगा। तो हम्म। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हमको ये सोचना पड़ेगा। उसके जी। लिए एक ही चीज़ है कि हम मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दें, अच्छे प्रोडक्ट बनाएं जैसे चाइना ने बनाए हैं और कंट्रीज ने बनाए हैं। और मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी तो वो बिकेंगे। हमें हम्म। एफटीए की शायद ज़रूरत कम पड़ेगी। तो हम्म। एफटीए मैं कह रहा हूँ करें, लेकिन हमको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि दुनिया का 80% ट्रेड एफटीए के बाहर चलता है, हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल आप दोनों से, एक ही सवाल दोनों से कि जो अभी जो करंट ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन की तरह हम जो लोग दिख रहे हैं, क्या जब हमने टारगेट सेट किया था तो पॉलिटिकली बड़ा एस्पिरेशनल था क्या, और हम जानते थे कि नहीं होगा फिर भी एक टारगेट तैयार कर दिए थे, या परिस्थितियां खराब हो गई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन लास्ट 9 मंथ्स? नीलंजन, पहले आपसे। देखिए, मतलब जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में घाटती हो रहा है, दैट इज समवे आउटवेड बाय द सरप्लस दैट वी आर गेटिंग इन द सर्विसेज इंडस्ट्री। हम्म। जैसे आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। हमारा ट्रम्प टैरिफ के बावजूद आप देखिए amazon, आप देखिए गूगल, आप देखिए मेटा, फेसबुक, ये लोग हमारा जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है उसमें इतना पैसा डाल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मार्केट इज ए ग्रेट लेवल प्लेइंग फील्ड, यू नो। हम्म। सो हम्म। द व्हाट मैटर इज, आपको फिर से एक ही बात बोलो, व्हाट मैटर इज आवर कॉम्पिटिटिवनेस। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, हम्म। आपका माल नहीं बिकेगा। हम्म। अगर आपका सर्विसेज में कॉम्पिटिटिवनेस है, ट्रम्प टैरिफ के बावजूद आप देखोगे, इंग्लिश में एक कहावत टाइप है ना, जो इफ द माउंटेन इज इफ द गॉड इज नॉट कमिंग टू द माउंटेन, माउंटेन विल कम टू द गॉड, ऐसे कुछ कहावत है। जी। तो वही हो रहा है ना, आप देखो, मतलब बिकॉज वी हैव इनहेरेंट कॉम्पिटिटिवनेस in services sector. So in spite of Trump tariff, अभी इतना India has now become world largest center हम्म। of global capability centers, you know. So basically मुद्दा वही है, how to improve our competitiveness, यही बोलना चाहता हूँ। ठीक है। अजय जी, ग्लोबल ट्रेड फ्रेगमेंटेशन में हमने वही किया क्या, हम लोग ज़्यादा पॉलिटिकली एस्पायर्ड हो गए और हमने टारगेट सेट कर दिया? हम जानते थे कि ख़तरे आने वाले टाइम में हो सकते हैं, अमेरिका का ख़तरा 1 साल से दिख रहा है। सो कैसे इसको देखते हैं?
एक टारगेट तो हमेशा एस्पिरेशनल होता है, जो हमारी रीच है उससे थोड़ा ऊपर का सेट किया जाता है, जिससे एक्स्ट्रा पुश दिया जा सके एजेंसी को करने के लिए। तो टारगेट हमको अगर मालूम भी है कि हम 900 बिलियन कर पाएंगे, तो टारगेट 1 ट्रिलियन या उसके हल्का सा ऊपर जो है बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट है। टारगेट जी हमेशा थोड़ा सा अनरीजनेबल होना चाहिए और जी बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं टारगेट पर, लेकिन इसका मेन दोष इस बार मैं दूंगा कि यूएस की वजह से। देखिए, हमारा एक्सपोर्ट 20% डाउन है, वो हमारी सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है। अभी हम्म 1 जनवरी से, अभी 4 दिन बाद से यूरोप में कार्बन टैक्स लग जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट्स और स्टील एल्यूमिनियम के डाउन हो जाएंगे। मेक्सिको ने पहले टैरिफ लगा दिया है। तो हम्म ये सब नहीं होता तो हम शायद 50 से 100 बिलियन और अधिक करते, हम टारगेट के ऑलमोस्ट पास पहुंच गए होते। तो हम्म टारगेट सेटिंग में तो बहुत ही रियलिस्टिक लगती है $1 ट्रिलियन की, और जी हम बहुत आसानी से उसको छू लेंगे। इस बार थोड़ा हम पीछे रह गए क्योंकि इंटरनेशनल सडन जो डेवलपमेंट्स हुए हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, और नीलंजन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। नमस्कार।